हेलो फ्रेंड्स, तो आज मिली मेरी ननन बायसा जो मेरे चाचा ससुर जी की बेटी लगते हैं और ये आईएएस का एग्ज़ाम दे के आए। इन्होंने कोचिंग सारी जयपुर से करी है, तो बाकी की बात ये बताएंगे कैसे एग्ज़ाम रहा और क्या क्या पढ़ाई करी इन्होंने। तो बताइए। पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो इस साल टफ था, बट कट ऑफ भी उसके कंपैरिजन में कम ही जाने का है। लास्ट ईयर जो मैंने 21 में जो अटैम्प्ट दिया था वो मेरा सिर्फ 1 मार्क से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी में आती हूँ, क्योंकि जनरल में हूँ और रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो जनरल से कम रहता है, तो अगर वो होता तो शायद क्लियर हो पाता। इस साल कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो है उससे मेरे मार्क्स 10 to 15 ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबल वो क्लियर हो जाए। और प्रीलिम्स, ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 2 पेपर है, एक तो जनरल स्टडीज़ का पेपर है जो GS 1 है और एक CSET का पेपर है जो 2 है। कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि जो सेकंड पेपर है वो क्लियर करना मुश्किल हो रहा है, जो फर्स्ट पेपर है वो तो फिर भी पास हुआ जा रहा है बच्चों से। और मेरे साथ भी यही हुआ कि लास्ट ईयर मेरा जो क्वालिफाइंग पेपर था वही 1 मार्क से नहीं हुआ, और इस साल फिर मैंने उसमें 50 से 60 ज़्यादा टेस्ट लगाए ताकि वो तो नहीं रुके, मतलब कुछ भी हो जाए पर वो नहीं रुकना चाहिए। तो सोच सकते हैं इस बार की निकल जाए। और उसके बाद मेंस का पेपर होगा। मेंस के अंदर 9 पेपर होते हैं जिसमें 2 क्वालिफाइंग है और 7 जो है जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। जो एक पेपर भी 3 घंटे का होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं जो कि कंटिन्यूसली 6 घंटे लिखना होता है विदाउट एनी गैप। और फिर मेंस एंड देन इंटरव्यू, देन फाइनल कट ऑफ। अच्छा, तो पहले शुरू से आपने क्या पढ़ाई करी? 12th के बाद मैंने BSc किया। BSc के बाद मैंने केमिस्ट्री में MSc किया। MSc के मतलब IAS बनना मैंने पहले नहीं सोचा था कि मेरे को IAS बनना है। मेरे को ऐसा था कि मुझे BSc के बाद में RS की कोचिंग करनी है और ज्वाइन करनी है, लेकिन उस वक्त मेरी एज 21 नहीं थी, तो मैं वो पेपर में अपीयर नहीं हो पाती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि केमिस्ट्री में MSc कर लेते हैं तो 2 साल में 21 साल के हो जाएंगे, फिर RS का पेपर दे देंगे। फिर MSc के फाइनल सेमेस्टर के अंदर मैंने जब सर्च करना शुरू किया कि RS का पेपर कैसे होता है, उसमें क्या होता है, कब होता है, सिलेबस क्या होता है, तो मुझे पता चला कि इस पेपर के अंदर एक तो सबसे जो मेजर इशू है वो है कि टाइमली एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होते। 5 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, उसकी भी गारंटी नहीं है, कभी पोस्टपोन हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, करप्शन धांधलियाँ की वजह से पेपर आउट हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर आपको सिविल्स में ही जाना है तो IAS के लिए एक बार क्यों नहीं ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने 2 महीने तक पहले तो इस एग्ज़ाम को समझा कि इस एग्ज़ाम के लिए अपन को करना क्या है, कौन सी किताब अपन को चाहिए, कैसे पास हो सकते हैं बच्चे, क्या करके इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना क्या है। उस टाइम मैंने 1 वीक तक टॉपर्स के वीडियोस देखे जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, जैसे उन्होंने कौन सी बुक्स फॉलो करी, उनका स्टडी मटेरियल क्या था, कौन सी कोचिंग से उन्होंने रेफरेंस लिया, टेस्ट सीरीज कैसी थी, कितने मार्क्स ज़रूरी है लाना, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, किस तरह से पढ़ना है। ये सब मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर के जो लास्ट मंथ से मई जून उसके अंदर मैंने 2 महीने बस यही किया। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है और मुझे एग्ज़ाम इंग्लिश में देना पड़ा। तो 4-5 महीने स्टार्टिंग के तो मेरे को बुक समझने में चले गए कि ये कहना क्या चाह रहा है ये बुक्स वाला, कि मैं क्या करूँ क्या इसका। तो स्टार्टिंग का जो मेरा अटैम्प्ट था वो तो ऐसा था कि मुझे अपना लैंग्वेज कवर करना है, तो ये भी था। लेकिन कोरोना ने ये एक अच्छा काम किया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दिया, तो मुझे 1.5 साल का टाइम मिल गया और मैं एटलीस्ट इतना पहुंच गई कि भाई मेरा कट ऑफ 1 मार्क्स से ही रहा और मेरा लैंग्वेज भी कवर हो गया, मेंस का प्रिपरेशन हो गया, तो ये सब तो अच्छा। कोरोना के टाइम पे आपने घर पे पढ़ाई करी या बाहर से क्लास वगैरह कुछ ज्वाइन करी? नहीं, मैंने कोचिंग किसी भी स्टेज में नहीं की पूरे साल में, कभी भी किसी भी जगह पे कोचिंग नहीं ली। मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, वो भी विजन IAS की टेस्ट सीरीज थी, जो कि कोरोना के टाइम मैंने ऑनलाइन ज्वाइन की थी और कोरोना के बाद मैंने ऑफलाइन ज्वाइन की उसकी, जहाँ मैं सेंटर पे जाके टेस्ट लिखती थी। और कोरोना के टाइम में ऑनलाइन मैंने ज्वाइन की थी, बट फिर भी मैं उसको प्रिंट निकाल के, क्योंकि हमारा पेपर जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, तो हमें पेपर प्रैक्टिस भी ऑफलाइन मोड में करनी होती है, तो उसको पेपर को डाउनलोड करके प्रिंट बाहर निकाल के हम OMR शीट लेके बैठ के अपन घर पे भी पेपर दे सकते हैं। फिर उसको चेक करके इवेल्यूशन के लिए अपन स्कैन करके वापस कॉपी भेज सकते हैं साइट पे, उसकी वेबसाइट पे। वो आपको चेक करके वापस आपके मार्क्स बता देता है। तो कोरोना के समय सबने ही ऐसे ही प्रिपेयर किया, मैंने भी ऐसे ही किया। बाकी जो तो आप बताइए, आपने क्या IAS की तैयारी करने के लिए कहीं से कोचिंग ली या खुद से घर से तैयारी करी?
मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी से ही यहाँ आई हूँ मैं। और कोचिंग का ऐसा है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ बच्चों को लगता है कि उनको कोचिंग ज़रूरत है, आज के टाइम में बहुत से बच्चे बाहर जा रहे हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग कर रहे हैं, तो वो उनकी तो बोल ज़रूरत रहे है। हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ना, पेपर घर पे होना, तो फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट है। वो एग्जाम लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं अपन कोचिंग्स में जाके, अपने आसपास कंपटीशन का माहौल होता है तो अपन पढ़ सकते हैं। बट ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि उसको सेल्फ स्टडी से ज़्यादा समझ आ रहा है, किसी टीचर के पढ़ाने से समझ आ रहा है। अच्छा। तो मैं सेकंड टाइप की कैटेगरी से हूँ कि तो मुझे सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा समझ आता है। अच्छा, तो फिर आप जयपुर में अकेले रहते थे, तो फिर आप कैसे जयपुर मैनेज में करते मैं थे और पढ़ाई मेरी घर फ्रेंड का एक साथ काम? रहते थे। तो पढ़ाई ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, तो फिक्स शेड्यूल था मेरा कि 8 to 10 आवर्स मेरे को पढ़ना है। अच्छा, और 24 घंटे में आपको 10 घंटे 10 पढ़ना है? हाँ, 8 तो मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा। और बाकी का जो टाइम था उसमें मेरे साथ एक मेरी रूममेट थी, तो हम दोनों मिलके ही कर लेते थे काम। जैसे नाश्ता उसने बना दिया तो मैंने लंच बना दिया, उसने डिनर बना दिया। तो ऐसे करके घर का काम मैनेज हो जाता था। और फिर हम लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहते थे। कभी टी ब्रेक हो गया, कभी कुछ और खा पी के आ गए, कभी मंदिर जाके आ गए, कभी गार्डन जाके आ गए। तो वो रिफ्रेशमेंट भी बहुत ज़रूरी वो है। भी जरूरी है सही, वरना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। कंटिन्यूसली पढ़ने से दिमाग भी एक ही जगह पे स्टक हो जाता है, जहाँ से वो आगे कुछ गेन नहीं कर पाता, वहीं रह जाता है। बोलो। ये है यूपीएससी का भी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर, GS 1 का, मतलब पेपर 1 जिससे कट ऑफ डिसाइड होती है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी हर साल जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करती है, वो जैसे कि ये देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन है कि ABCD, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। बट ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे आपके पास एक ही क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट है, अब उस 5 स्टेटमेंट को सबको पढ़ के आपको नीचे आंसर डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा है। कि जैसे 1 2 4 5 1 2 3, मतलब ABCD जो अपन का कन्वेंशनल क्वेश्चन का होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि सीधे ही 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन तो यूपीएससी बहुत कम देती है। यूपीएससी देती है इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड है। मतलब ऐसे कहने को 100 क्वेश्चन है, बट पूरा पेपर 150 क्वेश्चन से ज़्यादा का है। तो इस तरह से अपन को इसमें एलिमिनेशन टेक्निक होती है एक ही। जैसे अपन ने 5 स्टेटमेंट पढ़े, अब इस 5 स्टेटमेंट में अगर जैसे मुझे ये पता था कि ये जो 5th वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो मैंने जिस भी क्वेश्चन के आंसर के अंदर 5th का ऑप्शन था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब एक क्वेश्चन की एक सीखने की बात यह है कि मुझे ये भी नहीं पता होता है बहुत बार कि ऊपर वाले में से कोई सही है भी या नहीं, बट ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जिससे अपन आंसर तक पहुँच सकते हैं। और जिसमें से इसमें आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन मेरे गलत है, कुछ सही है, बट कुछ कोचिंग्स की आंसर की भी वेरी करती है जो सही नहीं है। ऐसे इस साल यूपीएससी ने जो सबसे क्वेश्चन था कि गुची क्या है। गुची एक्चुअली एक मशरूम होता है जो बहुत ही कॉस्टली होता है और हिमालय के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे ये जिसको लोग खाते हैं। और गुची एक कपड़े का भी बहुत ही बड़ा ब्रांड है। कपड़े का मतलब ऐसे कपड़े, पर्स वर्स, बैग वैग, जूतों का सबका बड़ा ब्रांड है। तो लोगों को सिर्फ गुची वो पता था, लेकिन यूपीएससी के लिए गुची बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल गई यहाँ पे। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं क्योंकि एक टीवी एक्ट्रेस है रुबीना दिलायक, उसने एग्ज़ाम से जस्ट 15 या 20 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था इसको खाते हुए, मशरूम को खाते हुए। उसमें उसने नीचे ही एग्जैक्टली सारी लाइनें लिखी थी कि ये एक फंगस है, ये हिमालय में ही होता है और बहुत ही कॉस्टली है। तो ये भी है कि यूपीएससी वाले जो मशरूम होती है उसी को गुच्ची बोलते हैं। हाँ, मशरूम है, बट ये कॉस्टली मशरूम है, मतलब बहुत ही महंगी मशरूम है जो सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। वहीं पे तो उसको वहाँ पे गुच्ची बोला जाता है। उसका नाम है गुच्ची। अच्छा, उसका नाम ही गुच्ची है। और ये फंगस होती है, मशरूम सारी फंगस होती है ना, तो वो एक मशरूम फंगस है। तो रुबीना दिलायक एक है टीवी एक्ट्रेस। तो ऐसे क्वेश्चन भी आरएस के एग्जाम में आ सकते हैं, आईएएस के एग्जाम में आ सकते हैं। वो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है क्योंकि वो आपका हर तरह का नॉलेज चेक करते हैं। किताबों से क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनते हैं। तो ये एक सीखने की बात है कि यूपीएससी वाले बच्चे जनरली सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और यहाँ उनको आंसर ही सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। इस साल यूपीएससी ने जो सबसे बड़ा खेल खेला है अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो था कि क्वेश्चन के अंदर उसने जो चेंज किया था आंसर, मतलब पैटर्न। ज़्यादातर क्वेश्चंस में उसने इस तरह से पेयरिंग दी, जैसे कि ये पेयरिंग ये है कि मैक्सिमम टाइम वो ये देती थी कि जैसे 1 2 3 2 ऐसे। इस साल उसने पेयरिंग दी है कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, 4 ऑन।
इस वाले में गलत होने के मैक्सिमम चांस होते हैं, क्योंकि चारों का चारों आपको आंसर पता हो ये श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि ये पेपर टफ होता है। इसमें आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में सब एग्जैक्ट नॉलेज हो ये कोई गारंटी नहीं होती है। इस साल यूपीएससी ने ऐसे 8 क्वेश्चन दिए और ये फर्स्ट टाइम ही इस तरह का पेयरिंग दिया है जिसमें बच्चों के नेगेटिव क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, जैसे कि कुछ वेटलैंड्स है, वेटलैंड साइट्स है कि जो लैक होती है, झीलें हैं जो वेटलैंड्स होती है, वो कौन से स्टेट में कौन सी है अवेलेबल, अच्छा, कौन सी कहाँ पे है, तो उसको सही करेक्टली मैच करना था। अब हमेशा ऐसा होता है कि अगर इसमें से मुझे 2 भी पता है तो मैं किसी न किसी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके निकाल दूं, क्योंकि हर साल ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिसमें से मान लो कि अब जैसे इसमें था कि मुझे ये पता था कि ये 4th नहीं है तो मैं सिर्फ एक एलिमिनेट कर पाई। हाँ जी। लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पे है, तो मुझे ये पता था कि 2 तो है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो मेरे पास 50-50 में 2 पेयर बचे। जैसे ये तो गलत हो गया फिर, क्योंकि मुझे पता 1 पेयर तो नहीं है, 2 पेयर है तो, लेकिन फिर भी 50-50 पे पहुंच गए अपन। लेकिन 50-50 में भी ये क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन अगर इस तरह का पेयरिंग होता है तो इस तरह के पेयरिंग में अगर अपन एक भी एलिमिनेट कर दे या 2 भी एलिमिनेट कर दे तो अपन आंसर तक पहुंच पाए। इस साल यूपीएससी ने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया। तो देख सकते हैं आप, पेपर बहुत ही एक्चुअली में टफ था। ये कट ऑफ भी इसका कम ही जाने वाला, इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे इसमें? 100 क्वेश्चन आते हैं और कट ऑफ 50% नहीं रहता है, 40% से। ये फर्स्ट पेपर है आपका? ये फर्स्ट पेपर है और ये सेकंड पेपर है। ये मैथ्स दोनों ही सेम ही होते हैं, अलग अलग होते ये हैं? अलग अलग होता है। ये सुबह 9:30 to 11:30 होता है, ये 2:30 to 4:30 होता है। अच्छा। इस पेपर का ये क्वालिफाइंग है। इसके अंदर अपन को 67 मार्क्स, मतलब कि टोटल 200 का 33% मार्क्स अपन को लाने होते हैं। बट इंजीनियर भी इसमें फेल हो रहे हैं। ये एक्चुअली है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का पेपर है, पर इसका जो टाइमिंग है और जो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो एसएससी से भी मतलब बहुत ही अनकन्वेंशनल मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, जो उस टाइम पीरियड में सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। और जिनके सॉल्व हो रहे हैं वो भी मतलब अपने 67 मार्क्स का कट ऑफ भी वो जो होता है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये एग्जाम देने के बाद घर आके सारा मैच किया कि आपके सारी कोचिंग्स जो होती है वो अपनी अपनी आंसर कीज निकालती है। जो यूपीएससी की कोचिंग है जैसे विजन आईएएस है, इनसाइट आईएएस है, आईएएस बाबा है, बाजीराव है, दृष्टि है, तो मैंने इस साल लगभग 7-8 कोचिंग्स की आंसर की से देखा है पेपर अपना। तो सेकंड पेपर जो जिसमें मुझे क्वालिफाई करना है 67 मार्क्स लाने हैं, उसमें मेरे सारे मतलब 195 to 100 के बीच में है, तो वो मतलब श्योरली क्वालिफाई है, क्योंकि 90 से 67 इतना कम मार्क्स कभी नहीं होता। अच्छा। जो मेरा फर्स्ट पेपर था जिसके अंदर मुझे जीएस का पेपर है जिसमें कट ऑफ निकालना है, उसके अंदर मेरा 90+ है, ऑलमोस्ट 95 to 100 के बीच मेरे मार्क्स है। और कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो 85 के अप्रॉक्स है। लास्ट ईयर 87 था। जीएस का पेपर मेरा लास्ट ईयर भी क्लियर हो चुका था, मेरे 89 मार्क्स थे, 87 कट ऑफ था जनरल का। और इस साल 85 के आसपास बता रहे हैं कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर से पेपर इस साल टफ था, इस साल वैकेंसीज ज़्यादा है। और सीसेट का पेपर भी टफ था, तो वो भी एलिमिनेट कर सकता है काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों को, जैसे लास्ट ईयर मुझे किया था इसने। अच्छा। अभी इन्होंने आईएएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है और इसका रिजल्ट 1 महीने बाद आता है। कम से कम 15-20 दिन या महीना लग जाता है इसको एग्ज़ाम आने के, रिजल्ट आने के बाद। और उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम कब होता है, जानिए मेरी ननन बाइसा से। प्रीलिम्स और मेंस के बीच ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, पर वो वेरी करता है, कभी 80 डेज से 90 डेज इतना रहता है। और प्रीलिम्स का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबल 15 या 20 दिन में आ जाता है, पर वो 15 और 20 दिन जो होते हैं वो सबसे अनसर्टेन होते हैं। अगर वो टाइम मतलब 1-2 दिन का ब्रेक ले लें अपन प्रीलिम्स के बाद में, उसके बाद अपन को प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंस इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी का सबसे टफेस्ट पार्ट मेंस होता है। प्रीलिम्स भी नहीं, प्रीलिम्स फिर भी क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते फाइनल कट ऑफ में। मेंस 1750 नंबर का होता है और उसका एक पेपर 250, और उस 250 में से 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं बच्चों के। मतलब आप 100 मार्क्स लाने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है वहाँ पे, कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटली मतलब स्ट्रेंथ जो है वो चेक नहीं करता, वो आपका स्टेमिना भी चेक करता है। एक दिन में 6 घंटे लिखना, वो भी यूपीएससी का मेंस लिख रहा है। पहले तो यही है कि आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो, वो एंजाइटी। दूसरा है कि आपको 6 घंटे लिखना है, तो आपको फिजिकली भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और क्वेश्चन तो वैसे भी यूपीएससी को सब अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं, तो क्वेश्चन तो अनप्रेडिक्टेबल वैसे ही होते हैं।
तो वो सबसे सरप्राइजिंग उसमें पार्ट तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे ऐसे कोई फिक्स बात- सिलेबस है हर पेपर का कि ये इसका सिलेबस है, ऐसे इसमें से कुछ एग्जाम से पहले कुछ आता है नेट पे कि इस हाँ। टाइप का एग्जाम सिलेबस है सिलेबस बिल्कुल, आता है। हाँ कमीशन का दिया हुआ सिलेबस है, हर पेपर का डिफरेंट डिफरेंट पेपर है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके टेस्ट होते हैं, बट कुछ अच्छा। जो क्वेश्चन और मार्किंग का पैटर्न है वो इसका काफ़ी डिफरेंस है, वही डिफरेंट क्रिएट करता है कि अच्छा। क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहे हैं, और वो आपकी राय जानना चाहता है, मतलब वो कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आप हो या नहीं हो, वो आपकी लिखावट से आपके रिटर्न लैंग्वेज से पहचान सकता है आपको कि आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। और फिर मेंस का एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आता है। मेंस का 2 महीने के बाद आता है रिजल्ट, क्योंकि अच्छा, मेंस 2 रिटर्न महीने है, लग उसके जाते हैं। पेपर भी ज़्यादा है तो चेकिंग में भी टाइम लगता है, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आता है, और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं मेंस उनका इंटरव्यू होता है महीने भर में, फिर अच्छा। फाइनल कट ऑफ आता है, और फिर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फिर ज्वाइनिंग आ जाती है। अच्छा, तो अभी इस बार आपको क्या लगता है कि आपका बस हो जाएगा फाइनल? ये यूपीएससी है, इसको कोई सर्टेन तो नहीं कह सकता कि यहाँ फिर डेफिनेटली भी हो ऐसे जाएगा, 90% 50% बट तो ऐसा आप है लगा सकते हो। कि इस साल मेरा 99% मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, 1% जो है वो मैं लक पे छोड़ती हूँ, पर 99% मुझे ऐसा है कि हो जाना चाहिए। बस वही है, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनकी लग जाए, क्योंकि हमारे समाज में अभी सिर्फ एक लड़की IAS बनी और वो दूसरी भी आईपीएस है, IPS बने। प्रॉपर आईएएस उसे भी नहीं मिला। IAS प्रॉपर उनको भी नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में हमारे नरेंद्र भाई साहब बन जाए। बाकी देखो हमारे गुरुजी की जो कृपा। मेरी ऐसा है कि मेरी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो मेरे गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, फर्स्ट क्लास से लगा के 8th क्लास तक, जो गांव का गवर्नमेंट स्कूल होता है, राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसा, उसी में हुई है। उसके बाद मैंने पाली से गर्ल्स स्कूल से 9th and 10th किया। 10th के बाद मेरा वो वापस एक पॉइंट आ जाता है कि मुझे साइंस लेना था, मुझे साइंस पढ़ना था, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ साइंस अवेलेबल नहीं था, वहाँ मेरे पास सिर्फ आर्ट्स चूज़ करने का ऑप्शन था। फिर जब मैंने अपने घर वालों से बात की कि नहीं मुझे साइंस ही पढ़ना है, मुझे आर्ट्स नहीं पढ़ना, तो एक कॉमर्स का भी ऑप्शन था मेरे पास, मैं कॉमर्स या आर्ट्स ले पाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गर्ल्स स्कूल में 2 ही ऑप्शन थे गर्ल्स, उस टाइम पता नहीं क्यों पर वो उस स्कूल में नहीं था। पर जब मैंने घर वालों को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आर्ट्स में क्या बुराई है, वैसे भी आगे जाके घर झाड़ू पोछा खाना बनाना ये करना है, तो आर्ट्स पढ़ने में क्या बुराई है, उल्टा तो गर्ल्स के लिए ईजी रहता है। पर मुझे नहीं, मुझे साइंस पढ़ना था, तो मैंने 1 महीने का अनशन किया, जिसमें से मैंने 3-4 बार खाना खाया था, पर वो 1 महीने का अनशन ही था, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, बहुत जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम बहुत रोना कि नहीं मुझे वही पढ़ना है, मुझे तो साइंस ही लेना, कुछ और नहीं करना, मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे साइंस ही पढ़ना है। फिर फाइनली सब घर वालों ने हार मानी और मेरे को साइंस पढ़ने दिया गया, और 12th के अंदर मैंने 92% लाए 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, जो कि मेरी डिस्ट्रिक्ट के भी टॉपर्स की लिस्ट में थी मैं। 12th के बाद फिर वापस टर्निंग पॉइंट की मुझे MBBS करना था, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से थी और मेरे पहले से ही मैंने डॉक्टर बनने का ही सोचा था। फिर सेम सिचुएशन हो गई, क्योंकि मुझे कोटा भेजना पड़ता उन लोगों को, घर वाले जाने नहीं दे रहे, और वहाँ जाने नहीं दे रहे मुझे, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन घर बैठ के नहीं हो सकती और बच्चे नहीं कर सकते। अब जैसे अब तो हम मैच्योर है तो अपन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सेल्फ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है कि अपन कहीं पे भी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, पर उस टाइम इतना नहीं था, क्योंकि 2014 की बात है। फिर मैंने उस टाइम मैंने ऐसा था कि मैंने हार तो नहीं मानी, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया। मैंने ये सोचा था कि जब एक बार मैं मैच्योर हो जाऊंगी तब मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं मेहनत करने से नहीं डरती, तो बाद में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। तो मैंने वही BSc किया, अपनी ज़िंदगी के 3 साल ख़राब किए, कुछ नहीं मिलता उससे। पर कोटा जाना घर वालों ने नहीं भेजा, कुछ भी कर ले पर बाहर नहीं भेजेंगे, जो भी करना है घर से कर लो। तो फिर BSc किया, कैसे न कैसे करके ख़त्म किया BSc। यही हमारे जो टाउन में जो कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से BSc किया। और BSc के बाद में मैं जोधपुर थी, क्योंकि BSc के बाद में उन लोगों को मुझे बाहर भेजना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि BSc के टाइम मेरी स्कॉलरशिप आती थी, और अगर वो मेरी MSc करती हूँ तो ही कंटिन्यू रहती, वरना वो मुझे 1 लाख रुपये की जो स्कॉलरशिप मिल रही थी हर ईयर पर ईयर, वो नहीं मिलती। और मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर MSc के लिए कोई कॉलेज नहीं था, ना ही प्राइवेट ना ही गवर्नमेंट। तो अब उनकी घर वालों की मजबूरी थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कि उनको मुझे जोधपुर भेजना ही पड़ा, जो नियरेस्ट टाउन है हमारे, 45 से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मैंने MSc किया। MSc के बाद में वहाँ पे भी ऐसा था कि मुझे MSc के बाद में मुझे किसी ने अलाउ नहीं किया था कि मैं IAS की प्रिपरेशन करूँ, लेकिन MSc के अंदर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो उस पोजीशन पे पहुँच के अब मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि मैं IAS ना बनूँ, क्योंकि मैंने अपना मुकाम अपने बलबूते पे हासिल किया कि नहीं, मैंने इनको शो किया कि नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो
अब मेरे मतलब सबसे छोटा जो भतीजा है उससे लगा के जो मेरे सबसे घर में बड़े हैं, कोई मुझे किसी चीज़ के लिए पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि उनको पता है कि नहीं इसने मेहनत की है तो ये कर सकती है, तो इसको करने दें। बाकी हमारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब करते पर हैं। मेरे घर में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां या लड़के पढ़े लिखे नहीं है। मेरे घर में मेरे बड़े पापा भाभियाँ कम पढ़ी लिखी आई बस। बट सब एजुकेटेड है। मेरे बड़े पापा जो है वो सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस में। मेरे खुद के पापा टीचर है। मेरे भैया जो है वो यूपीएससी के ग्रुप ए के ऑफिसर है। मेरे जो सेकंड नंबर वाले भैया है वो भी एचपीसीएल के अंदर मैनेजर है, इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग के थ्रू जो गेट का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई पास करके वो निकले हैं। मेरा भाई आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहा है जो मेरे से छोटा है। मेरी बहन है एक एडवोकेट जिसने पूरा एलएलबी किया है। मेरी जो दो और बहनें हैं वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। बट ऐसा है कि मैं जिस गांव में हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे बाहर जाना थोड़ा कम अलाउ किया है, किसी के आज तक कभी कोई गया नहीं है। तो ये भी पहली ही है जो जयपुर गए या जोधपुर गए। बाकी और दूसरा ये भी होता है कि यहाँ मैंने अपने आसपास लड़कियों के अंदर वो स्पिरिट ही नहीं देखी कि उनको आईएएस बनना है। एटलीस्ट सोचता भी नहीं है, पागलपन सोचते हैं कि आईएएस कोई बना जाता है क्या। वो ये कि ये बस पागल वही नाम सुना है लोगों के वो उनको ये भी नहीं पता होता है कि नहीं इसको कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो शायद मैं कर लूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई और सोचे तो सही एटलीस्ट। तो मेरा ये भी है कि एटलीस्ट कोई सोचो, कोई एटलीस्ट करो तो सही, कोशिश तो करो। बाद में नहीं होगा तो वो अपन कुछ और देख लेंगे, बट एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। और ये भी है कि सबको अपनी लड़कियों को बाहर भेजना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर शहर के लोग कितना मतलब शहरों वाले लोग तो लड़कियों को फॉरेन भेज रहे हैं और हम नियरेस्ट टाउन से नहीं भेज रहे हैं, गाँव से अपने जो सबसे नज़दीक सिटी है वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया की सबकी नहीं है, ये बहुत सारे जो जितनी अपर कास्ट होगी उसके अंदर है। मतलब लोअर कास्ट वाले जो लोग आ रहे हैं जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे जो जाट हो गए, विष्णोई हो गए, उनकी गर्ल्स बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में, टीचर्स में देख लो। और झुंझुनू सीकर साइड, हाँ झुंझुनू सीकर साइड, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाट या विष्णोई है या जो ये इस कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उनकी लड़कियां कहीं भी नहीं रुक रही है। पुलिस में ले लो आप, टीचर्स में ले लो, इसमें भी ले लो, चाहे आरएस आईएएस, जाट विष्णु में आईएएस भी बहुत है। लड़कियां बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, हर तरह से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको बचपन से वो एनवायरनमेंट वो दे रहे हैं उनके पेरेंट्स। जबकि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं इतने। जनरली जाट जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे पहले, लेकिन अब उनको अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो लोग पहले पढ़े लिखे थे, जो ब्राह्मण थे, वो अब खींच रहे हैं कि नहीं गर्ल्स को नहीं पढ़ाना। पर ये सोच गलत है, उनको पढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट वो अपने पैरों पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी एट प्रेजेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड ना करो, क्योंकि बुरा वक्त किसी भी समय आ सकता है। आज अपन अपने पापा पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने हस्बैंड पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने भाई पे डिपेंड कर रहे हैं, पर जैसे कोरोना ने अपन को दिखाया कि बुरा वक्त था, वो सबके लिए था। किसी ने अपनों को खोया, किसी ने किसी को खोया। बहुत सारे ऐसे घर भी मैंने देखे हैं जहाँ पे शायद अर्निंग करने वाला एक इकलौता इंसान था, उन लोगों ने अपने जो अर्निंग का सोर्स था वो खो दिया। तो आज वो वल्नरेबल है कि आप गवर्नमेंट की पेंशन अपन करवा रहे हैं, कोई किसी की हेल्प करवा रहा है, या अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन पे डिपेंडेंट है। पर कोई चाहे कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, तो अगर आज अपन पढ़ लेंगे तो अपन बाद में किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे। और पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं होता है कि कुछ खराब हो जाएगा, उल्टा इक्वलिटी ही आ रही है। अगर कोई ऐसा होता है कि जितने के डिवोर्स हो रहे हैं पढ़ने लिखने से डिवोर्स नहीं हो रहा है। मेन क्वेश्चन होता है हमारे समाज में, मेन होता है पढ़ लिख लिए तो डाइवोर्स हो रहा है। वो डाइवोर्स पढ़ने लिखने से नहीं होता है। ये जो मेल कम्युनिटी है अपनी पढ़ी लिखी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो है। लड़कियां बदल रही है लेकिन लड़के वहीं के वहीं हैं, उनको भी बदलने की ज़रूरत है साथ में। अगर आपकी वाइफ किसी दिन थकी हुई है, वो खाना नहीं बना पा रही है, तो होता है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो आप खुद बना सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि लड़का खाना बना रहा है तो। और ऐसा दूसरा वाइफ उनके लिए भी है कि जो अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कोई सर्विस कर रही है, किसी कोई भी हो, कोई लड़की अगर सर्विस कर रही है और वो ऐसा सोचे कि मैं खाना क्यों बनाऊँ, तो वो भी गलत है। क्योंकि आपको अगर बाहर का कुछ काम है आपके लिए, तो वो आपका हस्बैंड आपके लिए कर रहा है। जो भी आप जिस पे भी डिपेंड कर रहे हो, मतलब वो आपके लिए बाहर का काम कर रहा है, क्योंकि वो भी तो जॉब करके आ रहा है, आप भी जॉब कर रहे हो, तो आप घर का काम कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो काम नहीं हो रहा आप मिल बांट के कर सकते हो। डिवोर्स किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है। बस सबको पढ़ना लिखना चाहिए और सबको हक है पढ़ाई करना, बाहर जाना, अपनी जिंदगी ह्यूमन राइट है। सबको अपने हिसाब से पढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और ये पब्लिक गुड है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलना चाहिए।
ये भी है कि गवर्नमेंट को सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, बट अपने इंडिया के अंदर सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है वो फ्री नहीं है। इंडिया को हायर एजुकेशन तक फ्री करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, तो ठीक है, बाय।